सर ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि लारावेल के अंदर आप, मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया था कि आप डिफरेंट तरीक़ों से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो CRUD ऑपरेशन का आपको आइडिया है, विच इज़ बेसिकली डाटाबेस ऑपरेशंस, जिसमें आप डाटाबेस के अंदर से डाटा को रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जो लारावेल फ्रेमवर्क है ना, उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं कि डिफरेंट तरह से आप वो ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो एक लिमिट नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो हमने रॉ क्यूरीज देखा है ना, और भी तरीके हैं, तो मैंने एक लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस किया। ठीक है, सही है।
लास्ट 5 मिनट्स। सर ये सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? सबमिट होना चाहिए। नेट का इशू होगा क्योंकि 12:10 है ना क्लोजिंग टाइम, तो 12:10 से पहले तो सबमिट होना चाहिए। मैं देखता हूँ नेट। ठीक है, तो आप लोग सबमिट कर दें। आगा मोहम्मद वासिक, अली हैदर रंधावा, अली अब्दुल हादी, फैज़ान, जी सर हो रहा है। हसन जावेद, हारून, हसनैन, कमल, रेज़ा मलिक, मोइज़ुर रहमान, मोनिस मोइन, अदील, अहमद बिन शफीक, बदर मसूद, दानिश, हमज़ा रहमान, नसीब कैसर, मदनी, मुदस्सर नईम, बिलाल न्याजी, साइन अशरफ 089। तो आप लोग सबमिट करना स्टार्ट करें, ठीक है। मैक्सिमम अभी क्लास पड़ी हुई है।
अली हैदर, फैज़ान कमर, लिज़ा मलिक, मोइज़, मोइनिस मोइन, अहमद बिन शफीक, बिलाल ने कर दिया, दानिश, हमज़ा रहमान, हसीब कैसर, साइम अरशद। 7113 का तो इशू है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कुछ स्टूडेंट्स रह गए, जल्दी से कर दें, लास्ट मिनट है। इसके बाद टू मार्क्स डिडक्ट होंगे थे, तो मैं टाइम एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। ठीक है, चलें, सबने सबमिट कर दिया। कोई रिमेनिंग तो नहीं है? ठीक है, फाइन। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो हमारा जो था, इसमें रिमेनिंग पार्ट था, दैट वाज अबाउट एजेक्स। और हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था फर्स्ट विद द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एंड एजेक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, और इस टर्म को हमने डिफाइन किया था इन डेप्थ, वाई द टर्म एसिंक्रोनस इज़ देयर, वाई द टर्म जावास्क्रिप्ट इज़ देयर, वाई द टर्म एक्सएमएल इज़ देयर। ठीक है, then basically we discussed three different ways of initiating an AJAX call. First one was the XML HTTP API, XML HTTP request API as part of the JavaScript. Then the jQuery library you have got, you can initiate Java AJAX calls using the jQuery library as well. Okay, and thirdly we have got the fetch API as well. ठीक है, तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है दैट इज़ द XML HTTP रिक्वेस्ट API, एंड दिस अप्रोच इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। ठीक है, jQuery लाइब्रेरी भी सपोर्टेड है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो गेटिंग ओल्ड इन द सेंस इसके भी काफ़ी वर्जन आ चुके हैं, एंड इट इज़ वेरी मच फेमिलियर फॉर द डेवलपर कम्युनिटी। और जो ब्राउज़र्स हैं आपके, उनके अंदर भी एम्बेडेड है इसके ऑप्शन जो हैं। एंड देन वी डिस्कस द फैच API विच इज़ comparatively recent as compared to the first two approaches, जिसमें promises का concept यूज होता है for executing the AJAX calls। ठीक है, and this fetch API is also part of the JavaScript, और ये ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन है। इसको आपको लिंक करने की या
जिस तरह आप jQuery को लिंक करते हैं अपने HTML पेज के साथ, उस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है लिंक करने की, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्राउज़र फंक्शनैलिटी एंड दिस फैच API वाज इंट्रोड्यूस इन 2015 और अभी स्लोली ये भी तकरीबन तमाम जो ब्राउज़र्स हैं उसके डिफरेंट वर्जन के साथ कंपैटिबल है, लेकिन हो सकता है कुछ ओल्डर वर्जन हो तो उनके साथ कंपैटिबल ना हो, ठीक है। देन यूजिंग दिस, और ये अगर कंपेटेबल नहीं होता तो क्या काम, इसका रिस्पांस क्या होता है? बस वो आपके एजिक्स कॉल को हैंडल नहीं करेगा। या तो पूरा वो लेआउट खराब हो जाता है, या उसके अल्टरनेट कोडिंग में हमें कुछ करना पड़ता है, या क्या तरीका होता है कि वो जो खराब ना हो? हाँ, क्योंकि उसके अंदर नहीं होगी तो आपको वो सर्वर साइड पे जो डाटा आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगी रिक्वेस्ट आपकी एजिक्स की, ठीक है। तो आपको इसकी बैक एंड पे फॉर एग्जांपल जाके हो सकता है कि XML HTTP की तरफ फिर स्विच करना पड़े या कोई और jQuery लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो फुलफिल नहीं होगी अगर कोई भी API सपोर्टेड नहीं है। तो नॉर्मली फिर हम इसको चेक करने के लिए कि ये सपोर्टेड है या नहीं, तो हम console.log के अंदर बेसिकली इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो अनडिफाइंड इस तरह का फॉर एग्जांपल आपको मैसेज देगा कि दिस API इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल या वट एवर द मैसेज इज़, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी API है दैट डिपेंड्स है। अगर XML HTTP API है तो वो हो सकता है किसी और किस्म के एरर जनरेट करे। jQuery लाइब्रेरी अपनी तरह इस चीज़ को हैंडल करती है और फैच API जो है वो अपने तरीके से इस, सर ये नहीं, अगर वो XML यूज हुआ हो एजेक्स, तो अगर हम इस तरह की वेबसाइट से एक्सेस कर रहे जो सपोर्ट नहीं करता, तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम एक्सेस करें, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होगा अकॉर्डिंगली। नहीं, डाटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं है ये चीज़, ये एजेक्स कॉल इनिशिएट करने पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आपका ब्राउज़र का जो वर्जन है दैट इज़ कंपैरेटिवली ओल्ड। फॉर एग्जांपल अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किस ब्राउज़र कौन से वर्जन है, फॉर एग्जांपल वो अगर 5.0 है और करंटली आपका वर्जन जो है दैट इज़ 8.0, तो आपने 5.0 वर्जन क्रोम का इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसके अंदर जो बिल्ट इन एट द बैक एंड ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है ना, उसके अंदर फेच API का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो जब आप इनिशिएट करेंगे तो वो कॉल इनिशिएट ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये सर्वर साइड पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी क्लाइंट साइड की जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, उसके वर्जन सर पे तो डिपेंड वही करता मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ब्राउजर इस तरह है जो एजेक्स को सपोर्ट नहीं करता, है। हाँ जी, हाँ तो जी। हमें नहीं वो करना चाहिए इस तरह वेबसाइट, यानी वो हमारे लिए नहीं है, हम उसके यूज नहीं कर सकते सही तरह से। लेकिन अब कोई भी ऐसा ब्राउज़र नहीं है जो कि एजेक्स को सपोर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर फैच API को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो jQuery लाइब्रेरी को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो XML HTTP रिक्वेस्ट API को तो हर हाल में सपोर्ट कर रहा होगा। तो अब आपके पास रिसेंटली कोई भी ऐसा ब्राउज़र नहीं है जिसके अंदर एजेक्स कॉल सपोर्टेड ना हो, क्योंकि आपकी ये मॉडर्न वेब एप्लीकेशन हैं उसमें होता ही एजेक्स है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं, आपको जो एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है ना ओवर द वेब एप्लीकेशन, दैट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द एजेक्स। अगर आप एजेक्स यूज़ ना करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ वेब पेजेस इंक्रीज़ होते हैं, रीडायरेक्शंस इंक्रीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक काम जो है 2 वेब पेजेस से अगर करेंगे तो एजेक्स आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सिंगल वेब पेज पे ही एट द बैकग्राउंड एजेक्स कॉल इनिशिएट करें और इसी पेज के ऊपर डाटा को रिसीव करने के बाद अपडेट कर दें। लेकिन अगर एजेक्स कॉल ना हो तो फिर वही काम आप फॉर एग्जांपल 2 वेब पेजेस इस तरह करेंगे कि इस वेब पेज से एक नया राउट जनरेट करेंगे और राउट के बाद एक कंट्रोलर के अंदर फंक्शन राइट करेंगे। वो कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो एक फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डाटाबेस ऑपरेशन है या फाइल रीडिंग है वो परफॉर्म करेगा और सेकंड जो आपका व्यू है उसके ऊपर वो उस डाटा को अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये रीडायरेक्शंस होती हैं ना एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्शन, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एजेक्स, कि वो आपको सिंगल वेब पेज पे ही इन द बैकग्राउंड कॉल्स को इनिशिएट करने के बाद डाटा को रिटर्न कर देता है और आप उसी वेब पेज के ऊपर व्यू करते हैं अपने डाटा को। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स। तो अभी इन मॉडर्न एरा आजकल के ज़माने में आपके पास सारे के सारे ब्राउज़र्स एजेक्स सपोर्टेड हैं, ये अनक्वेश्चनेबल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस चीज़ का है कि वेदर दे सपोर्ट दिस पर्टिकुलर API और नॉट। लेकिन अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि फेच API को भी इन द रिसेंट ईयर और सो ज़्यादातर ब्राउजर्स ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अनलेस कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई ऑब्सलीट उसका वर्जन यूज़ करें, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या मोजिला का फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं सो दैट्स फाइन, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो ये आपके जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस होता है ना आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ उसको इम्प्रूव करता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एजेक्स जो है।
क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये इन द बैकग्राउंड एसिंक्रोनस कॉल्स को इनिशिएट करता है, और फॉर एग्जांपल डाटाबेस ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उनको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपके सिमिलर इंटरफेस के ऊपर ही, सिमिलर वेब पेज के ऊपर ही डाटा को पॉपुलेट कर देता है। जिस तरह के हमने लास्ट एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था जिसमें हम फिश से रिलेटेड था ना, तो उसमें हम जब ऐड कर रहे थे फिश को तो हमारे पास यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस थे ना, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस थे और एक चेक बॉक्स था। जब हम ऐड करते थे तो फिर हम बेसिकली रीडायरेक्ट करते थे, ठीक है। रीडायरेक्ट करने के बाद दोबारा इस वेब पेज को रीलोड करते थे, सारे के सारे वेब पेज को, ठीक है। या हम जब एडिट करते थे तो फिर हम एक और पेज पे चले जाते थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो वेब पेज रीलोडिंग है ना, दिस इज अवॉइडेड यूजिंग एजेक्स। तो इसमें ये होगा कि जब आप ऐड करेंगे एक नई फिश का रिकॉर्ड, ठीक है, तो आपके पास जो नीचे टेबल है ना सिर्फ वही अपडेट होगा। आप एट द बैकग्राउंड कॉल इनिशिएट करेंगे, वो डाटाबेस से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच करने के बाद सिर्फ इस टेबल को अपडेट करेगा, पूरे के पूरे वेब पेज को रीलोड नहीं करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स, जिसके आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये तकरीबन सारे ब्राउज़र में अब सपोर्टेड है इन वन वे और अनदर। होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर एक चीज़ पूछनी थी, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है एजेक्स से बगैर, उसमें भी हम लोग एक ही पेज में सारा काम कर सकते हैं ना? किस तरह? मतलब हाँ, आपको रीलोड दो की तीन तरह। कंट्रोलर्स में यस, आपको 2-3 कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे पर आप रिडायरेक्ट कर लें उसी पेज में बार बार। हाँ, तो वो रीलोड, कंप्लीट पेज रीलोड का कंसेप्ट आ जाता है ना। आप ठीक हो गया बेसिकली सर। व्यू के अंदर जाके फिर उस दोबारा फॉर एग्जांपल रीडायरेक्ट में जाएंगे, कोई पाथ देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो व्यू के अंदर जाएंगे, दोबारा उस व्यू को अगर रेफर करेंगे होम को, वो पूरे व्यू को दोबारा रीलोड करेगा। जबकि जब यस, एजेक्स वो यूज पार्ट करेंगे, को हाँ, यस सर, तो वो तो फिर ये पता है सर। करेंगे कि ठीक। आप हाँ जी, जी बिल्कुल। तो जब आप एजेक्स कॉल करेंगे तो उससे ये होगा कि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के जो एपीआई है, जो भी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में उस जो आपकी रिक्वेस्ट है एजेक्स रिक्वेस्ट, उसको टुवर्ड्स सर्वर सेंड करेगा, और जो टारगेटेड डाटा है उसको रिट्रीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपका सर्वर, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को आप बेसिकली फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल करेंगे, और उसको अकॉर्डिंगली पार्स करने के बाद अपने किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर रैप करके उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है ना, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर एज वेल। तो इसमें दिस इज द व्यू पार्ट, ठीक है। तो जो आप एजेक्स कॉल इनिशिएट करते हैं ना, दैट इज इनिशिएटेड फ्रॉम द इंटरफेस। आपको पता है कि इंटरफेस से इनिशिएट होती है, ठीक है। तो इंटरफेसेस बेसिकली आपके जो लारावेल फ्रेमवर्क हैं, दे आर प्लेस्ड विद इन द व्यू, और इसके अलावा आपके राउट और कंट्रोलर्स भी हैं, दैट आर सेपरेट थिंग्स। तो जो भी आप कॉल इनिशिएट करेंगे दैट इज इनिशिएटेड फ्रॉम द व्यू, जिसके अंदर आपकी जो इंटरफेसेस हैं या वेब पेजेस पड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ऊपर फॉर्म नज़र आ रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च सजेस्ट। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, इन द सर्च सजेस्ट बेसिकली इस तरह का सिनेरियो है कि आपकी वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक सर्च बार है और साथ एक सर्च का बटन है, एज्यूम करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया तो डिफरेंट यूजर्स आएंगे, और आपकी जो वेब एप्लीकेशन है दैट कैन बी रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल वो कोई शर्ट को सर्च करेंगे, फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल लैपटॉप को। तो जो भी टर्म्स वो इस सर्च बार के अंदर प्लेस करेंगे, ऑन द क्लिक ऑफ द सर्च बटन यू विल सेव दैट बेसिकली सर्च टर्म्स इन द डाटाबेस। आप डाटाबेस के अंदर वो सर्च टर्म्स को सेव कर लेंगे, ठीक है, इनिशियली। लेकिन जब इन फ्यूचर आफ्टर फॉर एग्जांपल 10 और 20 डेज व्हेन यू हैव गॉट एनफ टर्म्स अवेलेबल इन योर टेबल इन द डाटाबेस, तो फिर आप लोगों जो उसके बाद यूजर्स आएंगे, आप उनको सजेशंस देंगे। फॉर एग्जांपल जब भी वो एल टाइप करेगा तो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि यू आर सर्चिंग फॉर लैपटॉप, यू आर सर्चिंग फॉर सम अदर फॉर एग्जांपल अप्लायंस, ठीक है। तो लैपटॉप आप उससे सजेस्ट करेंगे रादर देन कि वो खुद से टाइप करें ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च सजेस्ट, जो कि आपको गूगल के अंदर भी प्रोवाइडेड है। जब आप गूगल के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको वो नीचे सेट ऑफ टर्म्स देता है। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च सजेस्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है। और ये एजेक्स का एक मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है, इन द सेंस कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें की के क्रॉस, की के इवेंट के क्रॉस आपके पास एजेक्स कॉल इनिशिएट हो रही है। जब आप बटन के क्रॉस करते हैं तो यू माइट बी कंफ्यूज्ड विद द कंप्लीट वेब पेज रीलोड एंड पार्शियल वेब पेज रीलोड। लेकिन जब आप कीबोर्ड के क्रॉस, इवेंट के क्रॉस कोई भी एजेक्स कॉल इनिशिएट करते हैं, दैट इज मोस्ट डिस्क्रीट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
बहुत डिस्क्रीट वे है, कि बहुत डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसलिए सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी को मैंने कोड किया फॉर ऑल द एग्जांपल्स। तो आपके पास ये ऊपर फॉर्म का टैग है ना, दिस फॉर्म टैग इज कैरिंग अ फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपके पास एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड है, इसके अलावा आईडी है टेक्स्ट सर्च, फिर ऑन की अप का एक इवेंट है। तो आप जब एजेक्स कॉल इनिशिएट करते हैं दैट इज इनिशिएटेड यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इवेंट, ठीक है। तो यूं ही जस्ट गिव मी वन सेकंड, यूं ही यूज़र जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी वेब एप्लीकेशन पे आएगा और वहाँ पे कुछ सर्च बार के अंदर एक लेटर भी टाइप करेगा तो आपका ये इवेंट ट्रिगर होगा ऑन किया। इसके अक्रॉस आपने सर्च सजेस्ट की एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे नीचे आपके पास ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने टेक्स्ट सर्च ही होना चाहिए, वन नहीं है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आईडी टेक्स्ट सर्च है ना, तो इसमें आपने जावास्क्रिप्ट का ये मेथड जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट सर्च डॉट वैल्यू, इससे जो भी यूज़र टाइप करेगा वो str जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। उसके बाद ये ऊपर जो फॉर्म है ना, इसमें नीचे एक एम्प्टी डिव भी है विद द आईडी सर्च सजेस्ट, जिसके अंदर हम जो रिजल्ट्स डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे सर्वर साइड से उनको डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि आपको आइडिया है कि इसमें बेसिकली इस तरह सर्च सजेस्ट के अंदर नीचे ही आपको एक डिव साथ अपेंडेड नज़र आती है, ठीक है। तो इसमें वो आप डिस्प्ले करेंगे। तो दिस इज़ एन एम्प्टी डिव, इसके आपने कंटेंट्स को एम्प्टी कर दिया विद एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो बॉर्डर कर दिया, मीनिंग दैट कि अगर मल्टीपल एजेक्स रिक्वेस्ट होंगी ना तो जो प्रीवियस डाटा है उसको आपने अरेज करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले एस टाइप करूंगा तो फिर भी एजेक्स कॉल इनिशिएट होगी, फिर मैं एस एच टाइप कर दूंगा अगेन एक एजेक्स कॉल इनिशिएट हो जाएगी। तो जो सेकंड एजेक्स कॉल है विद द टर्म एस एच, ठीक है, उसके डाटा को अपेंड नहीं होना विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा, रादर इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद एग्जिस्टिंग डाटा विच वाज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द कीवर्ड एस, ठीक है। तो वो रिप्लेस करने के लिए आप पहले इसको एम्प्टी करेंगे, अदरवाइज जो नीचे मेरा लॉजिक है ना प्लस इक्वल टू वो अपेंड करता है, जब अपेंड कर देगा तो वो आपको सारी टर्म्स अपेंड होना शुरू हो जाएंगी, वो जो सर्च सजेस्ट की फंक्शनलिटी है उसको एज इट इज़ इन द ट्रू सेंस इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने इसको एम्प्टी किया और इसके बॉर्डर को जीरो किया, ठीक है। उसके बाद मैंने XML HTTP रिक्वेस्ट एक API है जो कि एजेक्स कॉल्स को इनिशिएट करने में हेल्प करती है और ये ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसके दो मेथड्स होते हैं, ओपन एंड सेंड, दे आर यूज्ड फॉर सेंडिंग द एजेक्स कॉल, ठीक है। और ओपन मेथड के अंदर पहले आप मेथड स्पेसिफाई करते हैं, दिस कैन बी गेट और पोस्ट, और सेकंड जो पैरामीटर होता है दैट इज़ URL, कि आपने किस URL पे एजेक्स कॉल को सेंड करना है, ठीक है। तो URL को मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ऊपर और इसके अंदर एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल स्लैश रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रहा है, स्लैश रिक्वेस्ट। तो जो जब हम लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली जो इसका फ्रेमवर्क का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वर्क फ्लो है, उसको फॉलो करेंगे। तो स्लैश रिक्वेस्ट इज़ बेसिकली द राउट जो कि web.php फाइल के अंदर डिस्क्राइब है, ठीक है। मैं आपको इसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो स्लैश रिक्वेस्ट और उसके बाद ये जो सर्च है और उसके बाद एक आपके पास str है, दिस इज़ क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। जब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं तो आप क्यूरी स्ट्रिंग को सेंड करते हैं एज पार्ट ऑफ द URL। जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो उसको क्यूरी स्ट्रिंग को सेंड करते हैं एज पार्ट ऑफ द बॉडी विद इन द HTTP रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप जब अपेंड कर रहे हैं तो सर्च इज़ द की पार्ट ऑफ द क्यूरी स्ट्रिंग एंड str इज़ द टर्म टाइप्ड बाय द यूज़र इन द टेक्स्ट सर्च, जो कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है ऊपर जिसके ऊपर हमने ऑन की आपका इवेंट भी अटैच किया। तो ये एक URL फॉर्मुलेट होगा और ये URL ओपन के अंदर हम पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेंड मेथड कॉल करेंगे, दिस बेसिकली रिक्वेस्ट इज सेंड टुवर्ड द सर्वर, ठीक है। अब जो क्लाइंट है दैट इज़ इन द वेटिंग स्टेट टू रिसीव द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रेडी स्टेट प्रॉपर्टी एक होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है रेडी स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर। और रेडी स्टेट प्रॉपर्टी की मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि देयर आर 5 डिफरेंट वैल्यूज, 0 1 2 3 4। तो जब इसकी वैल्यू 4 होती है मीन्स दैट रिस्पॉन्स इज रेडी, ठीक है। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज के क्रॉस हमने एक एनोनिमस फंक्शन डिस्क्राइब किया, दिस वन, और उसके अंदर हमने एक चेक लगाया इफ सर्च रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4, मीनिंग दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर साइड इज रेडी। और वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ बेसिकली द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। वो 404 नॉट फाउंड या कोई और रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। 404 के कंटेक्स्ट में तो फिर डाटा नहीं होगा ना, फिर उसमें तो कोई एरर वगैरह जनरेट होगा। तो बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ
रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, दैट्स वाई वी हैव प्लेस्ड दिस कंडीशन, ठीक है। तो इफ़ में हमने ये चेक किया कि रेडी स्टेट की वैल्यू 4 हो, मीनिंग दैट रिस्पॉन्स इज रेडी एंड दैट रिस्पॉन्स इज द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, ठीक है। रेडी स्टेट डॉट स्टेटस, तो ये स्टेटस जो है ये स्टेटस कोड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। उसके बाद हम ये जो सर्वर साइड रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा दैट वुड बी इन द स्ट्रिंग फॉर्म, होगा जैसन ही, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में जैसन होगा, ठीक है। जैसन स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है ना, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आपके पास जैसन होगी। तो सर्च रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो है ना प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी विल बी कैरिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। सो टू कन्वर्ट इनटू जैसन ऑब्जेक्ट बेसिकली वी हैव यूज द मेथड जैसन डॉट पार्स। तो ये इस स्ट्रिंग को खुद ब खुद जैसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे ना, आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते थे ना। तो ये जैसन रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट करने के बाद आपके पास डाटा आएगा ना, इट वुड बी इन दिस फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर 3 सर्च आइटम्स रिटर्न किए हैं तो 0 1 2 दिस वुड बी द की पार्ट, जो कि जैसन रिस्पॉन्स के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद कॉलन होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं सेपरेटेड बाय द कॉलन। उसके बाद आपके पास ब्रेसेस होंगे, और ब्रेसेस के बाद फर्स्ट जो पार्ट होगा दैट वुड बी द की, और ये जो की होगी दिस इज द कॉलम नेम इन द डाटाबेस, ठीक है। टर्म्स, और टर्म के बाद आपने एस टाइप किया था तो एस के साथ जो भी स्टार्ट हो रही होगी टर्म, फॉर एग्जांपल SRS, ठीक है। फिर सेकंड जो रिजल्ट होगा उसमें भी टर्म्स, कॉलम SDS, फॉर एग्जांपल एस से स्टार्ट होने वाली टर्म्स है। फिर थर्ड जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है उसमें अगेन टर्म्स, फॉर एग्जांपल SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये बेसिकली इस फॉर्मेट में आपका जैसन डॉट पार्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। टर्म्स का जो वर्ड है दिस इज़ कॉमन, क्योंकि ये आपके डाटाबेस का कॉलम नेम है, ठीक है। जी मैं आपको अभी कंट्रोलर में शायद पहले दिखा दिया, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फिर आप इसको ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करने के लिए आपके पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप होता है दैट इज़ फॉर इन लूप। तो आइटम इन जैसन रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें से जब आपने वैल्यू को गेट करना है तो जैसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम मीनिंग दैट जैसन रिस्पॉन्स ऑफ 0, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में 0 आएगा, 0 डॉट वैल्यू, तो ये आपकी टर्म्स बेसिकली डॉट टर्म्स, सॉरी वैल्यू नहीं, डॉट टर्म्स। तो ये टर्म्स का जो कॉलम नेम है इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसके क्रॉस आपकी SRS SDS और SE जो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सट्रैक्ट करेगा आउट ऑफ दिस जैसन ऑब्जेक्ट, और इनको प्लस इक्वल से जो आपकी डिव है सर्च सजेस्ट के ऊपर हमने डिस्क्राइब किया इसके अंदर अपेंड कर देगा विद द लाइन ब्रेक BR, जो कि आपका HTML का टैग है। तो आपको वो जब उसके अंदर अपेंड करेगा तो आपको इस तरह टर्म्स नजर आएंगी SRS SDS एंड SE, ठीक है। अभी ये जस्ट डिव है क्योंकि इसका बॉर्डर भी नहीं है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID सर्च सजेस्ट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, फिर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर कर दिया। तो आपको बिल्कुल उसी तरह आउटपुट नजर आएगी जिस तरह के आप सर्च सजेशन या गूगल के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज XML HTTP रिक्वेस्ट API एंड यूजिंग द गेट मेथड। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने राउट / रिक्वेस्ट का राउट क्रिएट किया और उसके क्रॉस आपकी एक डाटाबेस की क्यूरी होगी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो राउट बेसिकली आपने लास्ट स्लाइड में देखा था / रिक्वेस्ट राउट था, ठीक है। तो गेट मेथड से था राउट ऑफ गेट web.php फाइल जो आपकी फाइल है उसके अंदर डिफाइन करेंगे, और उसके क्रॉस आपने कंट्रोलर कॉल करना है बिकॉज दिस इज़ एन MVC फ्रेमवर्क। तो MVC में बेसिकली आपके पास व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो राउट से आप कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर आपने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर एक XML HTTP रिक्वेस्ट टाइप का मेथड है, और ये वो मेथड है नीचे जिसकी बॉडी डिफाइंड है, ठीक है। इस मेथड के अंदर हम रिक्वेस्ट ऑफ सर्च से ये जो आपने सर्च टर्म सेंड की है ना एज पार्ट ऑफ द URL सर्च इज इक्वल टू STR, तो ये सर्च इसकी की है ना, तो इस की से हम बेसिकली इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी यूज़र ने टाइप किया और इसको सर्च टर्म PHP वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, और फिर हम स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो आपकी क्यूरी होती है ना लाइक क्लॉज वाली, ये नीचे जो क्यूरी लिखी हुई है, ये अगर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कुछ टाइप किया S और फिर इसको डिलीट कर दिया तो ये क्यूरी फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये सारे के सारे टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करके ले आएगी, ठीक है, अगर आपकी सर्च स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो जस्ट टू गेट कि एटलीस्ट दे शुड बी 1 लेटर इन द सर्च टर्म वी हैव प्लेस दिस इफ कंडीशन, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑफ सर्च से आपने सर्च टर्म रीड की वट एवर यूजर हैज एंटर्ड, तो अगर उसने S एंटर किया तो आपके पास सर्च टर्म के अंदर S आ जाएगा,
अगर उसने शर्ट एंटर किया तो आपके पास सर्च टर्म के अंदर शर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन की अप के अक्रॉस हर दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा, ये सारा जो वर्क फ्लो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो सर्च स्ट्रिंग लेंथ ऑफ सर्च टर्म इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपने एक क्यूरी एग्जीक्यूट की है, सिलेक्ट टर्म्स फ्रॉम सर्च टर्म्स। तो ये टर्म्स इज़ द कॉलम नेम in the database, search terms is the table name in the database, where terms is again column name, ये SQL की क्यूरी का आपको आइडिया है। एंड देन देयर इज अ लाइक क्लॉज, तो लाइक जो है पार्शियल मैच करने के लिए होता है, ठीक है। लाइक क्लॉज के अंदर हमने पहले डॉलर सर्च नेम प्लेस किया और फिर उसके बाद परसेंटेज प्लेस किया, ठीक है। तो ये जो क्यूरी है ना, ये आपके डाटाबेस के टेबल के अंदर से ऐसी तमाम टर्म्स को रिटर्न कर देगी विच आर स्टार्टिंग विद दिस बेसिकली टर्म। अगर आपने एस टाइप किया है अपनी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये एस के बाद जो भी, डजंट मैटर कि इसके बाद क्या है, इट विल रिटर्न ऑल दोज टर्म्स विच आर स्टार्टिंग विद एस। तो परसेंटेज मीन्स दैट कि पार्शियल मैच करो, डजंट मैटर कि इसके बाद क्या है, आपने जस्ट फर्स्ट लेटर उसका मैच करना है। अगर आपने 2 लेटर्स एंटर किए हैं तो फर्स्ट 2 लेटर्स को मैच करेगा, वट एवर यू हैव एंटर्ड इन द टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो लाइक क्लॉज जो है इसको आप जाके देख लें। हाँ जी सर ये एस जो है वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे मैच करेगा, यानी मिडिल में या एंड में अगर एस आ रहा है तो उसको भी कंसिडर नहीं कर लेगा लाइक की वजह से? नहीं, उसमें ये जो अगर आप परसेंटेज शुरू में प्लेस करेंगे ना तो फिर ये एंड में उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज एंड में प्लेस किया हुआ है ना तो इट विल एज्यूम दिस लेटर एट द स्टार्ट, और इसके बाद जो भी है वो उसको बेसिकली रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज को शुरू में प्लेस करेंगे फिर ये लाइक जो है ये उसको एज्यूम करेगा एट द स्टार्ट जो भी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो, लेकिन एट द एंड देयर शुड बी एस। तो दिस परसेंटेज एस मीन्स दैट कि स्टार्ट पे मैटर नहीं करता, लेकिन एस पे एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर शुड बी एस, ठीक है। सही, ठीक है। हाँ जी, तो ये SQL क्यूरी के अंदर और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये 2 जो ऑप्शंस हैं दीज आर बेसिकली मैच, पार्शियल मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। और लाइक क्लॉज जो है ये SQL क्यूरी के अंदर, तो ये क्यूरी आपको रिजल्ट रिटर्न करेगी। और ये इस फॉर्मेट में होता है टर्म्स, एक तो ये टेबल जो कॉलम नेम है वो रिटर्न करेगी, जो कि आपके पास कॉलम नेम टर्म्स है। फिर सेकंड जो है ना, कॉलन के बाद जो सेकंड है वो वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ये इट्स काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल एरे आप इसे कह सकते हैं। अगर इसने 3 रिजल्ट्स रिटर्न किए ना डाटाबेस से, तो ये इस तरह रिटर्न करेगी, टर्म्स कॉलन SRS, टर्म्स कॉलन SDS, टर्म्स कॉलन SE। अगर ये सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास टर्म्स में सिर्फ एक रिजल्ट है, तो फिर ये सिर्फ टर्म्स ऑफ SRS इस फॉर्म में रिटर्न करता है। तो कॉलम नेम मस्ट रिटर्न करता है, जो कि फिर हम आपको याद है कि लास्ट जो स्लाइड हमने देखी थी, यहाँ पे हम डॉट टर्म्स के क्रॉस इसको रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वर्क फ्लो है। वी हैव इनिशिएटेड एजेक्स कॉल फ्रॉम द व्यू, then we move towards the route, and from route we move towards the controller, and controller basically has returned the response object and wrapped the basically आपने जो भी रिजल्ट क्यूरी से फेच किया उसको रैप कर दिया इन द रिस्पॉन्स पैकेट। तो ये रिस्पॉन्स पैकेट जो है फिर ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है ना, ये जो ऑन रेडी स्टेट चेंज के क्रॉस वेटिंग स्टेट में है, तो ये यहाँ पे रिसीव होगा। फिर ये इस पैकेट को फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर जो भी उसका टेक्स्ट है उसको गेट करने के बाद अकॉर्डिंगली एट द बैक एंड इसमें से डाटा को रिट्रीव करने के बाद के अंदर सेट कर देगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे यू कैन एग्जीक्यूट द एजेक्स कॉल, ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स है ना आगे, वो हैं XML HTTP। अगर रिक्वेस्ट API आपने पोस्ट मेथड के साथ यूज़ करनी है तो वो किस तरह करेंगे। इसके अलावा jQuery के साथ यूज़ करनी है, उसमें भी गेट और पोस्ट दोनों की एग्जांपल मैंने दी है, तो आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे। इस तरह फिर फेच API के क्रॉस अगर आपने एजेक्स कॉल को इनिशिएट करना है यूजिंग गेट एंड पोस्ट, तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन ऑल दीज एग्जांपल्स राउट्स और आपका कंट्रोलर का फंक्शन यही आएगा, ठीक है। राउट और कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर में आपने की एक क्यूरी के क्रॉस सर्च टर्म्स को रिटर्न करवाना है ना, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो राउट है रिक्वेस्ट, ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप कोई एक मेथड यूज़ करेंगे ना, फॉर एग्जांपल या jQuery यूज़ कर लेंगे या XML HTTP यूज़ कर लेंगे या फेच API यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास राउट और कंट्रोलर सेम रहेंगे, जस्ट व्यू आपका चेंज होगा कि व्यू पे आपने फेच API को कॉल किया है, XML HTTP API को कॉल किया है या jQuery लाइब्रेरी को कॉल किया, ठीक है। तो फिर इन फ्यूचर स्लाइड्स में जस्ट व्यू आपको दिखाऊंगा, राउट्स और कंट्रोलर आपने रेफर बैक करके यहाँ से खुद अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सर इसमें एक चीज पूछनी थी हाँ जी, सर, अगर आप एक स्लाइड पीछे जाएं,
सर इसमें जो जहाँ पे हमने वो यूआरएल डिफाइन किया है, यूआरएल का वेरिएबल, इसमें जो रिक्वेस्ट सर्च वाला जो टर्म है, इसको रैप नहीं करना होगा यूआरएल के फंक्शन से? ये जो यूआरएल है ना, ये इसमें एक होता है जो आपके पास लारावेल है ना, उसमें डिफरेंट तरीके हैं। ये बेसिकली मैंने तो यूआरएल वेरिएबल क्रिएट किया ना। अगर मैं एक मेथड यूज़ करता, यूआरएल का मेथड है विद इन द Yes, sir. लारावेल, हाँ, या राउट का मेथड भी है। अगर मैं ये मेथड यूज़ करता ना, फिर मुझे नेम्ड राउट डिफाइन करना था। फिर मुझे यहाँ पे मैंने आपको वो जो क्लास थी उसमें बताया था ना कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के नेम और फिर नेम यहाँ पे राउट डिफाइन करना था, रिक्वेस्ट। ठीक है, जब आप सिंपल विदाउट यूजिंग एनी मेथड यूआरएल प्लेस करते हैं ना स्लैश रिक्वेस्ट, और फिर उसके साथ आपने क्यूरी स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, इन दिस केस वो जो राउट का गेट मेथड होता है ना, उसके जो राउट पार्ट होता है फर्स्ट पैरामीटर, उसके साथ जाके मैच करता है। लेकिन अगर आप यूआरएल मेथड यूज़ करें लारावेल का, या राउट मेथड यूज़ करें, फिर ये नेम्ड राउट्स को फाइंड करता है। ठीक है, फिर ये नेम्ड राउट को फाइंड करता है। नेम्ड राउट्स आपको पता है कि आप यहाँ पे एक थिन एरो लगाने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं नेम, और उसके बाद उस राउट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर भी लिख देंगे ना, तो फिर आपको यूआरएल के अंदर आर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आर राउट के अंदर भी आर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम्ड राउट्स को कॉल करने के लिए आपके पास यूआरएल और राउट के मेथड्स होते हैं इन द लारावेल। लेकिन अगर आप जो मैंने मेथड बताया ना, इससे अगर कॉल करेंगे तो इसमें आपको नेम राउट्स की तरफ वो नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्टली जाके विद इन द मेथड उसको सर्च करेगा राउट। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ जी, इसके मैं एग्जीक्यूटेबल एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो मैं आप जो जिस फोल्डर के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड किया, वहाँ पे मैं व्यू पार्ट और कंट्रोलर राउट तीनों के बेसिकली मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप उनको एग्जीक्यूट करके देख लें और उनके console.log में उसकी डिफरेंट जो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है सर्वर, वो देख लें कि वो किस फॉर्मेट में है, और उसको फर्दर आप डिग आउट कर सकते हैं रिपीट कंफ्यूजन में। ठीक है, तो अच्छा, ये हमने लास्ट स्लाइड में शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं थोड़ा पीछे चला गया, मुझे याद नहीं यार। इसके बाद वाला हमने स्लाइड, हाँ, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो मुझे मैंने कंक्लूड कर, बहरहाल जो अभी आज जिन्होंने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो उनके लिए ये है कि ये इस तरह का इंटरफेस है आपके पास। ठीक है, तो एट नंबर 1 आपके पास ये है, नंबर 2 आपके पास ये बेसिकली स्टेप है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं है। जो ही आपने W टाइप किया तो उसने सर्च टर्म्स जो हैं W से स्टार्ट होने वाली सारी फेच की, और डिव के अंदर उसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर लगा के आपको सजेशन दिखा दी। ठीक है, फिर उसमें से आपने एक और 2 लेटर्स टाइप कर दिए WEB, तो आप स्टेप नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट स्टेप में आपके पास W3 स्कूल्स एक सर्च टर्म्स थी, वो सर्च टर्म फिल्टर आउट हो गई, क्योंकि इसके वो दैट इज नॉट स्टार्टिंग विद द WEB। ठीक है, तो आपके पास ऐसी टर्म्स रिमेनिंग रह गई जो कि WEB से स्टार्ट हो रही हैं। फिर आपने उसके बाद और इसको फर्दर स्पेसिफिक किया क्यूरी को विद द लेटर S, तो आपके पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि डाटाबेस के अंदर हो जो कि इसके साथ मैच करे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका इंटरफेस किस तरह का होगा फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद द बैक एंड डाटाबेस का टेबल किस तरह का होगा, इट कैन बी एज सिंपल एज दिस वन। ठीक है, तो आप एक सर्च टर्म्स का सेपरेट टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर एक ID का कॉलम होगा विच रिप्रेजेंट्स विच इज़ एन ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट जो कि जस्ट टर्म्स की काउंट को गेट कर रहा होगा कि कितनी टर्म्स हैं, और जो टर्म्स का कॉलम है ये बेसिकली जो इंडिविजुअल सर्च टर्म्स हैं इनको सेव कर रहा होगा। तो ये इनिशियली अज्यूम करेंगे कि आपकी टेबल एम्प्टी है। जो फर्स्ट यूज़र आएगा वो जो भी टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल वेब टाइप किया और सर्च पे क्लिक किया, सर्च बटन पे, तो फिर आप अपने जो वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर से ना सिर्फ इस टर्म के क्रॉस सर्च रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बल्कि इन पैरेलल आप इस टेबल के अंदर एक एंट्री भी कर देंगे विद द टर्म्स वेब। फिर उसने सेकंड टर्म को सर्च किया हाइपरटेक्स्ट, फिर उसको सेकंड एंट्री कर देंगे। तो इस तरह आप एक तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये टर्म्स जो कॉलम नेम है ना, ये बेसिकली इसको मैं रेफर कर रहा था जो कि आपका क्यूरी रिटर्न करती है, और इसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जब हमने इसको जैसन रिस्पॉन्स ऑफ आइटम डॉट टर्म्स किया था ना, सो एट दैट पॉइंट बेसिकली वी वर रेफरिंग टू दिस कॉलम इन हियर। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है।
इसके बाद ये इसकी एग्जांपल है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, सॉरी, जो मैंने भी आपको थ्योरेटिकली बताई है सारी चीज़ें, इसकी रिटन डिस्क्रिप्शन है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लें, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज अबाउट द XML HTTP रिक्वेस्ट API यूजिंग द पोस्ट मेथड। ये पोस्ट मेथड से इनिशिएटेड रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर और राउट आपका सेम रहेगा, सिर्फ व्यू चेंज होगा। तो व्यू, दिस इज अ व्यू पार्ट ऑफ द फाइल when we initiate AJAX call using the post method using the XML HTTP request API। तो इसमें सर्च सजेस्ट का फंक्शन वही है, यूज़र इनपुट को रीड करने का प्रोसीजर भी वही है, जो आपकी डिव है जिसके अंदर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे उसको एम्प्टी करने का प्रोसीजर भी वही है, ठीक है। फिर XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसीजर भी वही है। फिर लेकिन उसके बाद ये जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आप लास्ट टाइम URL कर रहे थे क्योंकि उसमें कंप्लीट URL फॉर्मुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पोस्ट मेथड जब आप यूज़ करते हैं तो आप ओपन मेथड से जस्ट उसका राउट कॉल करेंगे, ठीक है, जस्ट उसका राउट कॉल करेंगे। उसके साथ जो अपनी क्यूरी स्ट्रिंग अपेंड की थी इन द गेट मेथड, यू आर नॉट गोइंग टू अपेंड दैट क्यूरी स्ट्रिंग एज पार्ट ऑफ द URL बिकॉज यू आर यूजिंग पोस्ट मेथड। और पोस्ट मेथड में आप HTTP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट एक पैरामीटर का वेरिएबल क्रिएट किया विच इज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, और उसके अंदर आपने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सर्च इज इक्वल टू STR। तो आपके पास ये इट्स अ काइंड ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग, बट दिस क्यूरी स्ट्रिंग वुड बी सेंट एज पार्ट ऑफ द पैकेट, नॉट एज पार्ट ऑफ द URL, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए स्लैश रिक्वेस्ट शुरू में नहीं लिखा, ठीक है। मैंने जस्ट एक पैरामीटर वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ये सर्च की एक की डिफाइन कर दी, उसके क्रॉस एक वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। फिर मैंने ओपन मेथड को कॉल किया, लेकिन ओपन मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज पोस्ट नाउ गेट नहीं है, और उसका जो सेकंड पैरामीटर दैट इज जस्ट रिक्वेस्ट। सो दिस इज बेसिकली द राउट जो कि हमने web.php फाइल के अंदर देखा था अवाइल अगो, ठीक है। फिर हमने इस राउट को कॉल किया यूजिंग पोस्ट मेथड, और जब भी आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो आपको हेडर सेट करने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडर डिफाइंस द कंटेंट टाइप, सर्च रिक्वेस्ट डॉट सेट कंटेंट सेट रिक्वेस्ट हेडर। तो रिक्वेस्ट हेडर जो होते हैं ना आपके HTTP, आपका रिक्वेस्ट पैकेट हो या रिस्पॉन्स पैकेट हो, दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट पैकेट डिफाइन कर रहा होता है कि जो डाटा मैं सेंड कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और रिस्पॉन्स पैकेट जब हेडर्स को अपेंड करता है तो वो रिस्पॉन्स पैकेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी को अपेंड कर देता है। लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि हेडर्स आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो की पार्ट क्या है इस हेडर में देखें तो कंटेंट टाइप इज़ द की पार्ट, कि कंटेंट टाइप किस फॉर्मेट का है, और कंटेंट टाइप किस फॉर्मेट का है, एप्लीकेशन XWWW-form-URL इनकोडेड, ठीक है। तो जिस तरह फॉर्म का डाटा आप सेंड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह सेंड करेंगे। तो इसमें भी आपके पास जो बॉडी होगी ना पैकेट की, उसमें जो डाटा सेंड होगा इट वुड बी इन दिस फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल एज्यूम करेंगे ये बॉडी है, तो आपका जो ये सर्च इज इक्वल टू STR सेंड होगा, इट वुड बी सर्च इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वट एवर द वैल्यू इज। तो यहाँ पे अगर S है तो इस फॉर्मेट में सेंड होगा। अगर आपके पास मल्टीपल, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो वो इस तरह अपेंड करेगा, सर्च इज इक्वल टू S एम्परसेंड, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट PID इज इक्वल टू 2। तो आपने अगर दो पैरामीटर सेंड करने हैं तो आप इस तरह सेंड करते हैं। तो और इसी तरह आप क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर भी सेंड करते हैं, फॉर्मेट सेम है क्योंकि ये फॉर्मेट है फॉर्म का फॉर्मेट, ठीक है। जब आप ये जो आपने कंटेंट टाइप को डिफाइन किया है ना XWWW फॉर्म, तो फॉर्म का फॉर्मेट जो होता है वो यही होता है कि उसमें जो आपका नेम, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है और उस जो डाटा इसने एंटर किया होता है यूज़र ने वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसकी जगह हम खुद से सर्च की और PID की को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू बेसिकली जो भी यूज़र ने एंटर की है वो गेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म सबमिशन नहीं है, फॉर्म सबमिशन हो तो आपका फॉर्म का टैग खुद ब खुद इन चीज़ों को हैंडल कर लेता है। एट द बैक एंड वो कंटेंट टाइप ये स्पेसिफाई कर देता है, जब आप फॉर्म को नॉन एजेक्स कॉल या सिंक्रोनस तरीके से सबमिट करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉर्म कंटेंट टाइप को खुद ब खुद हैंडल कर लेता है विद दिस फॉर्म XWWW form-URL इनकोडेड। लेकिन जब आप एजेक्स कॉल इनिशिएट कर रहे हैं तो आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहे, सो देन यू हैव टू बेसिकली सेट द कंटेंट टाइप इन द हेडर बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म का डाटा है। और जो सेकंड आपके पास हेडर है दैट इज बेसिकली द CSRF टोकन। अच्छा, ये भी जिस तरह आपके पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है या SQL इंजेक्शन होते हैं, इसी तरह एक आपके पास CSRF भी एक
अटैक है, ठीक है, आप कह सकते हैं वेब अटैक है। एंड दिस CSRF स्टैंड्स फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अटैकर्स हैं डिफरेंट तरीके से अटैक करते हैं। तो जो लारावेल फ्रेमवर्क है ना, उसमें बिल्ट इन सपोर्ट है इस अटैक को अवॉइड करने की या काउंटर करने की, ठीक है। तो इसमें बिल्ट इन सपोर्ट इस तरह है कि आपने जब फॉर्म्स क्रिएट किए थे तो उसमें आपको याद होगा, मैं जब आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा था तो उसमें फॉर्म के अंदर मैं एक ब्लेड का डायरेक्टिव ऐड करता था @CSRF। अगर आप दोबारा ऑनलाइन फिश मार्केट जो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर जाके दोबारा देखें तो मैंने एक ब्लेड का डायरेक्टिव ऐड किया था विद इन द फॉर्म टैग। आपका जहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा था ना, फॉर्म का स्टार्टिंग टैग और फॉर्म के एंडिंग टैग का फर्स्ट ही डायरेक्टिव था CSRF, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्टिव ऐड ना करें तो बेसिकली आपका जो लारावेल का सर्वर साइड है वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करता, ठीक है। तो ये CSRF जो ब्लेड डायरेक्टिव है ये क्या करता है, ये एट द बैक एंड एक टोकन जनरेट करता है और सर्वर साइड उस टोकन की प्रेजेंस को चेक करता है। अगर वो टोकन एग्जिस्ट करता है तो फिर बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। लेकिन जब आप एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे होते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होता, so you cannot basically add this blade directive @CSRF, then you have to manually, आपको खुद से हेडर सेट करना है। जिस तरह कंटेंट टाइप का हेडर सेट किया इसी तरह एक हेडर होता है XCSRF-टोकन जो कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को काउंटर करने के लिए, और इसके सामने जो आपके पास एक वैल्यू है दैट इज CSRF_token मेथड, और ये आपने ब्लेड का जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर रैप किया। तो ये खुद ब खुद एक टोकन जनरेट कर देगा, दैट वुड बी आई थिंक 32 बिट टोकन। जिस तरह का टोकन नहीं होता फॉर एग्जांपल 1 2 F 3 4 5 6, ठीक है। और ये टोकन जो है ना एक हिडन फील्ड के अंदर ऐड करता है। तो आपको मैंने एक HTML के अंदर बताया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। एट दैट टाइम आई बेसिकली मेंशन यू कि आपने कोई ऐसा डाटा जो कि यूज़र को डिस्प्ले ना करना हो लेकिन ट्रांसमिट करना हो टुवर्ड्स सर्वर, तो आप इस फील्ड के अंदर सेट कर देते हैं। तो एट द बैक एंड ये जो टोकन डाटा है ना, दिस इज सेंट एज पार्ट ऑफ सम हिडन फील्ड। तो ये खुद ब खुद एक हिडन फील्ड क्रिएट करके उसके अंदर जो भी रन टाइम पे ये टोकन जनरेट करेगा फंक्शन, वो उसके अंदर राइट करके टुवर्ड्स सर्वर सेंड करेगा, और सर्वर जो है प्रेजेंस ऑफ टोकन को चेक करेगा और फिर उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अगर आप ये टोकन मेंशन ना करें या फॉर्म की सबमिशन पे @CSRF का ब्लेड डायरेक्टिव मेंशन ना करें तो एक वो एरर देता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 409 है शायद। आप इसको ट्राई करके देख लें, इसको रिमूव करके देख लें, तो आप जस्ट सिंक्रोनस कॉल के कंटेक्स्ट में इसको रिमूव करके देख लें, आपको बेसिकली वो स्ट्रेट अवे एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो हेडर था दैट इज द रिक्वायरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लारावेल फ्रेमवर्क। ये जो फर्स्ट हेडर था ना कंटेंट टाइप का, ये तो हम अगर प्लेन PHP में कोड कर रहे हो तो उसमें भी हम सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेन PHP में कोई आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता जो कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को काउंटर करे, जबकि लारावेल फ्रेमवर्क ने अपने अंदर बिल्ट इन रखा है। तो जब आप लारावेल फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो आपको सेकंड हेडर भी सेट करना पड़ता है, विच इज़ CSRF टोकन एंड वैल्यू ऑफ इस टोकन वैल्यू, ठीक है, टोकन की वैल्यू। तो और आपने ये दोनों हेडर सेट कर दिए हैं, देन योर रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन ऑन द सर्वर साइड। तो फिर आपने उससे नेक्स्ट मेथड जो है सेंड मेथड कॉल किया, और सेंड मेथड के अंदर आपने पैरामीटर पास किया। अब आपने क्योंकि पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने HTTP रिक्वेस्ट पैकेट की बॉडी के अंदर इसको सेंड करना है। तो जो आपने पैरामीटर वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया था जिसके अंदर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में यूज़र का जो डाटा था उसको एम्बेड कर दिया था, वो बेसिकली आप सेंड मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे। तो जब आप पोस्ट मेथड सेंड करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका सर्वर वो कंटेंट टाइप को देखता है, फिर कंटेंट टाइप के बाद इस सेंड, फिर वो लारावेल में अगर आप कर रहे हैं तो फिर टोकन को भी देखता है, टोकन को देखने के बाद फिर सेंड में से वो वैल्यू को आपके HTTP रिक्वेस्ट पैकेट में से वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द गेट रिक्वेस्ट। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है नीचे वाला, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये बेसिकली रिक्वेस्ट इनिशिएशन से इसका ताल्लुक नहीं है बल्कि रिस्पॉन्स रीडिंग से है। तो रिस्पॉन्स तो सर्वर साइड आपका वही कर रहा है ना, आपका मैंने आप बताया था राउट और कंट्रोलर आपका वही है, तो रिस्पॉन्स वही होगा जो कि गेट के कंटेक्स्ट में था, लेकिन जो रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं दैट इज बेसिकली चेंज, ठीक है। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जिसमें रिस्पांस टैक्स आएगा वो XML में होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं JSON में, इस तरह ही हो रहा है। ये XML में नहीं होगा, ये स्ट्रिंग, ये बेसिकली होगा की वैल्यू
पेयर्स होंगे, जिस तरह आपके पास जेसन में भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना, तो ये की वैल्यू पेयर्स होंगे लेकिन ये स्ट्रिंग होगी। तो आपका जेसन डॉट पार्स है ना, इसको वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट जब आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर आप उसके साथ लूप यूज कर सकते हैं, फॉर इन लूप। अगर आप इस स्ट्रिंग को स्ट्रेट अवे लूप करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग को आप लूप नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के अंदर से तो इसके अपने मेथड्स होते हैं, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंकैटिनेट। ठीक है, बेशक वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही है जो कि डाटा रिटर्न किया सीक्वल क्यूरी ने, लेकिन वो बेसिकली स्ट्रिंग है, वो जेसन का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जेसन डॉट पार्स जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। फिर ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ट्रैवर्सेबल, उसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो आपका जो फॉर इन लूप है ये बेसिकली उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, ट्रैवर्स कर सकता है लाइन बाय लाइन। अदरवाइज तो आप ये करेंगे कि उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइन कर दें, तो आपने असाइन तो नहीं करना ना, आपने तो मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्प्ले करना है ओवर द इंटरफेस, जो कि आपको डिव में पता है कि लाइन ब्रेक्स के साथ आपने टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली असाइन कर देंगे तो ये इस तरह उसके कॉलम नेम टर्म्स और उसके बाद जो उसकी वैल्यू रिटर्न होंगी वो सारी की सारी ये बेसिकली इस की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो ये सारे के सारे वैसे ही वो रिटर्न कर देगा, यूज़र जो है वो समझेगा शायद एरर है। तो आपने तो ये SRS SDS जो टर्म्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करना है आउट ऑफ दिस रिटर्न रिजल्ट। तो वो उसको बेसिकली फिर आप कर सकते हैं लूप से, और लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करने के लिए पहले फिर आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि जेसन डॉट पार्स करेगा और फिर ट्रैवर्सेबल बना देगा। फिर आप उसको इस जो नीचे दो स्टेटमेंट्स हैं इससे अपेंड करने के बाद उसके क्रॉस बॉर्डर लगाने के बाद उसको डिस्प्ले कर देंगे। होपफुली जब गौरव आइडिया। ठीक है, यस सर। बाद यही जो एजेक्स कॉल है दैट इज इनिशिएटेड विद jQuery गेट मेथड। तो कंट्रोलर एंड राउट आर द सेम, ठीक है, लेकिन व्यू पार्ट डिफरेंस होगा। तो jQuery जब आपने लाइब्रेरी यूज़ करनी हो और उसको यूज़ करके आपने एजेक्स कॉल इनिशिएट करनी हो, देन फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड द jQuery लाइब्रेरी। तो फर्स्ट जो स्क्रिप्ट टैग है बेसिकली सोर्स के अंदर आप cdn उसका लिंक पास कर रहे हैं jQuery का, jQuery.min.js ऑफ द वर्जन 3.5.1। ठीक है, अदरवाइज ये जो नीचे आप मेथड यूज़ करेंगे jQuery का वो अवेलेबल नहीं होगा, वो एरर जनरेट करेगा कि दिस मेथड इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये ब्राउज़र के अंदर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये jQuery.min.js फाइल के अंदर अंडरस्टैंडेबल है। अब jQuery के अंदर आप इवेंट को किस तरह अटैच करेंगे, ये नीचे वाला जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर हमने $, इस तरह बेसिकली आप सेलेक्टर्स राइट करते हैं, हैश टेक्स्ट सर्च। तो आपको याद है कि फॉर्म के अंदर जो आपकी टेक्स्ट फील्ड थी उसकी आईडी क्या थी, टेक्स्ट सर्च। तो जब आप सेलेक्टर राइट करते हैं आईडी सेलेक्टर इन द jQuery दैट इज हैश टेक्स्ट सर्च। डॉट ऑन का मेथड यूज करेंगे, मीनिंग दैट यू आर गोइंग टू अटैच इवेंट। ठीक है, ऑन टेक्स्ट सर्च सेलेक्टर ऑन की अप, तो बेसिकली की अप का इवेंट अटैच कर रहे हैं विद दिस टेक्स्ट फील्ड। तो यही आप काम ऑन की अप के क्रॉस कर रहे थे XML HTTP API में, लेकिन एज पार्ट ऑफ द HTML। ठीक है, उसके अंदर आप राइट कर रहे थे ऑन की अप सर्च से जस्ट। तो यहाँ पे आपने ऑन की अप, यहाँ पे बेसिकली की अप के क्रॉस इस टेक्स्ट सर्च के कॉल बैक फंक्शन कॉल किया विच इज़ फंक्शन, और उसके अंदर अगर आप कोड देखेंगे ना तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आपको सिमिलर नजर आएंगे विच आर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। आप बेसिकली टेक्स्ट सर्च जो है उसके अंदर से वैल्यू को रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग str के अंदर सेव कर रहे हैं, फिर जो आपका div है जिसके अंदर रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं उसको एम्प्टी कर रहे हैं, उसके बॉर्डर को 0 कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद आप फिर जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं दैट इज़ द jQuery फंक्शन, not the plain JavaScript function. So $.ajax is the method that we use for initiating the ajax call using the jQuery library. ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें उसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है जिस तरह हम ओपन मेथड के अंदर करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है टाइप इज इक्वल टू गेट, ऑल्टरनेट इज पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड URL, आपने किस URL पे ये ajax रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो क्योंकि ये हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो मैंने /jQuery request question mark search is equal to str। तो ये आपका URL का पैरामीटर विच इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन इन द XML HTTP रिक्वेस्ट API। अब इसमें ये फर्स्ट पार्ट है ना jQuery रिक्वेस्ट, ये डिफरेंट राउट है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया था फॉर माई ओन टेस्टिंग पर्पजेज। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे /request लिख देंगे ना तो वो वाला राउट भी है, वो भी इस कंटेक्स्ट में करेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि राउट आप सिमिलर रखें ना।
तो मैंने क्योंकि तीनों एग्जांपल्स को टेस्ट करना था, फिर मैंने थ्री डिफरेंट राउट्स क्रिएट किए थे, फेच एपीआई के लिए अलग और बाकी दोनों के लिए अलग, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो ये क्यूरी रिक्वेस्ट सर्च इज इक्वल टू str और फिर रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, इसमें ओपन और सेंड के मेथड नहीं है, बल्कि जे क्यूरी का अपना मैकेनिज्म है। So request has been sent towards the server. Now basically jQuery success property is waiting for the response. ठीक है, तो success property response के लिए वेट कर रही है, और इस प्रॉपर्टी के क्रॉस आपने एक कॉलबैक फंक्शन डिफाइन किया है, जिस तरह आपने ऑन रेडी स्टेट चेंज के लिए किया है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर वो रिजल्ट टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। नाउ jQuery जो है इसको जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेंड करेगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट टर्म्स यहाँ पे आप जैसन डॉट पार्स नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट टर्म्स के अंदर आपके पास सारी की सारी टर्म्स इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर आपके पास एक लूप होता है jQuery में, मैंने आपको दो लूप्स बताए थे jQuery के अंदर। एक तो आपके पास लूप था जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम डॉट ईच, और उसके अंदर आपके पास एक एनोनिमस फंक्शन होगा जिसके अंदर इंडेक्स और वैल्यू की प्रॉपर्टीज होंगी। फिर मैंने आपको एक जेनेरिक लूप भी बताया था इन द jQuery, जो कि मैंने कहा था आप खुद से देखें, दैट वाज $sign.each। ये किसी HTML DOM एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि ये एक जेनेरिक लूप है जो कि एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला लूप यूज कर रहे हैं, दिस इज अ jQuery लूप। इसके अंदर हम रिजल्टेंट टर्म्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो जितनी भी टर्म्स रिटर्न होंगी, जितने भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट रिटर्न होंगे, ये उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके 3 रिजल्ट रिटर्न हुए हैं, ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और हर दफ़ा ये एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, दिस फंक्शन विद द इंडेक्स एंड द वैल्यू। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर जितने भी रिजल्ट हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2, ये इंडेक्स आएगी, और वैल्यू पार्ट में आपके पास होगा टर्म्स कॉलम नेम और उसकी टर्म्स, फॉर एग्जांपल टर्म्स कॉलन SRS, टर्म्स कॉलन SDS, टर्म्स कॉलन SE। ठीक है, तो आपने ये जो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन इन द रीसेंट एग्जांपल। इसमें जस्ट आपने अपेंड किया है सर्च सजेस्ट के अंदर विद द वैल्यू डॉट टर्म्स, तो आपके पास ये वैल्यू डॉट टर्म्स करेंगे तो आपके पास टर्म्स के क्रॉस जो उसका वैल्यू पार्ट है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू में आपके पास ये डाटा आ जाएगा, तो वैल्यू डॉट टर्म्स, उसी तरह आपके पास SRS, SDS और SC आ जाएगा, फिर आप उसको बॉर्डर के साथ रैप कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू बेसिकली इम्प्लीमेंट। तो jQuery के अंदर आप इस तरह करेंगे। ठीक है, अब अगर jQuery के अंदर आपने पोस्ट मेथड यूज़ करना है, तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड एक्सेप्ट द पोस्ट टाइप। तो आपके पास ये ऊपर वाला सारा स्टेटमेंट सिमिलर है कि आपने jQuery.min.js को इंपोर्ट किया, फिर ऑन की आपका इवेंट एसोसिएट किया, फिर डाटा रीड किया फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड, फिर आपके डिव जो है उसको एम्प्टी किया, फिर आपने एजेक्स का मेथड कॉल किया ऑफ द jQuery, लेकिन टाइप के अंदर पोस्ट मेंशन कर दिया। जब आपने पोस्ट मेंशन किया तो आप URL के साथ सर्च जो क्यूरी स्ट्रिंग है उसको अपेंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे URL में आपने सिंपली राउट को कॉल किया, लेकिन डाटा का एक आपके पास की है विद इन द एजेक्स मेथड, जो कि फिर डाटा को डिफाइन करेगी, जो कि HTTP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर जाएगा, और इसके अंदर जो हेडर है ये खुद ब खुद सेट कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपने इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, हेडर मैंडेटरी है लेकिन खुद ब खुद सेट करता है। लेकिन क्योंकि ये डाटा जो है बेसिकली ये दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द लारावेल, टोकन आपको खुद सेट करना पड़ेगा। हेडर जो है दैट इज़ जेनेरिक थिंग, अगर आप लारावेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं या प्लेन PHP के अंदर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आपको हेडर सेट करने हैं। सो दैट्स वाई दे हैव इंक्लूडेड हेडर विद इन द एजेक्स मेथड, उन्होंने खुद ब खुद इसको मैप कर दिया, लेकिन टोकन इज स्पेसिफिक टू द लारावेल एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस एग्जाम्पल इन द लारावेल, दैट्स वाई वी हैव टू ऐड द टोकन बाय आवरसेल्फ। इसमें हम बेसिकली अंडरस्कोर टोकन एक प्रॉपर्टी होती है, उसके क्रॉस CSRF टोकन जो जनरेट होगा वो ऐड कर देंगे, फिर सर्च दिस इज़ द की पार्ट, और फिर STR इज़ द वैल्यू एडेड बाय द यूज़र। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंट पार्ट है। तो ये बेसिकली यहाँ से रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर देगा, उसके बाद सक्सेस के अंदर वो सक्सेसफुली अगर सक्सेस हुआ तो वो रिसीव होगा इसका रिस्पॉन्स, उसी तरह रिजल्टेंट टर्म्स आएंगी, उनको रिजल्टेंट टर्म्स को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स करने के बाद वैल्यू डॉट टर्म से उनकी वैल्यू को रीड करने के बाद डिव के अंदर अपेंड कर रहे हैं विद द लाइन ब्रेक, तो आपको बिल्कुल उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा ऑन द इंटरफेस जिस तरह का आपने XML HTTP के किसी भी मेथड के साथ किया या jQuery के गेट मेथड के साथ किया था। ठीक है, तो अभी हम इसको एंड करते हैं क्योंकि नमाज का टाइम है। इसका फेच API जो है ना, इसके बाद ये आप खुद देख लें, अगर 2 स्लाइड्स और हैं ना,
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके स्टार्ट में 10 to 15 मिनट्स में इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ये हेडर वाला आप कह रहे थे कि हेडर हमेशा स्पेसिफाई करना होता है पोस्ट मेथड में। हाँ जी, हेडर जो है ना ये XML HTTP में तो आपको दोनों हेडर सेट करने हैं, लेकिन ये jQuery लाइब्रेरी है ना ये एट द बैक एंड XML HTTP को ही यूज़ कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि उसे पता है कि ये कंटेंट टाइप हेडर दैट इज़ मैंडेटरी, तो वो खुद ब खुद सेट कर देती है। लेकिन ये टोकन वाला हेडर है ना ये हमें इसलिए सेट करना है क्योंकि ये लारावेल स्पेसिफिक हम एजेक्स कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। अगर हम लारावेल से बाहर जेनेरिक कॉल एसोसिएट करते हैं ना, इनिशिएट करते हैं सॉरी, तो फिर हम यहाँ पे ये टोकन वाला हेडर भी ऐड ना करते, हम जस्ट डाटा के अंदर सर्च और STR का जो बेसिकली है वो सेट कर देते हैं की वैल्यू पेयर्स। और जो कंटेंट टाइप का हेडर है दैट इज बेसिकली सेट बाय डिफॉल्ट बाय द jQuery लाइब्रेरी। तो जो फॉर्म वाला आप कह रहे हैं, हाँ जी, जो कंटेंट टाइप ये वाला दिस वन जिसमें एप्लीकेशन XWWW फॉर्म URL इनकोडेड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अजेक्स जो है जो खुद हैंडल कर लेता है। लाइब्रेरी का यही फ़ायदा होता है ना, मैंने आपको बताया था कि वो कुछ ऐसे टास्क जो कि आपको खुद से करने हैं उनको सिंप्लीफाई कर देता है। अब उसमें आपके पास ओपन और सेंड के मेथड्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे एक ही एजेक्स का मेथड है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको मेंशन करने हैं फॉर इनिशिएटिंग एंड रिसीविंग द एजेक्स कॉल। जबकि XML HTTP में आप ओपन करते थे, सेंड करते थे, फिर ऑन रेडी स्टेट चेंज के क्रॉस फंक्शन डिफाइन करते थे, फिर जैसन में कन्वर्ट भी करते थे जैसन डॉट पार्स से। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है jQuery लाइब्रेरी खुद से परफॉर्म करती है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलिए मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमने इसका रिमेनिंग करना है और सेशंस को देखना है। ठीक, सेशंस किस तरह सेट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। है।